हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को डिस्कस करेंगे और इसके साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं किससे? एवरेज रेट से। तो इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाया है रेट ऑफ रिएक्शंस, अगर आपको एवरेज रेट समझना है तो थोड़ा सा आपको उस प्रीवियस वीडियो की भी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एवरेज रेट। अगर हमारे पास कोई भी केमिकल प्रोसेस है, कोई भी क्या है? केमिकल प्रोसेस है, तो उस केमिकल प्रोसेस में किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट चेंज इज नोन एज, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये रेशियो कहलाता है एवरेज रेट। क्या कहलाता है बता? एवरेज रेट। सो व्हाट इज एवरेज रेट? मैंने लिखा है बोर्ड में, आप देख लीजिए। एवरेज रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ये कौन सा टाइम टेकन होगा? जो इस चेंज में हो रहा होगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया कि एवरेज रेट होगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो रेट होता है, चाहे वो एवरेज रेट है या वो इंस्टेंटेनियस रेट है, रेट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं। चलो फिर हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं। आर दिस गिव्स पी। ये हमने एक रिएक्शन सपोज किया। आर क्या है? रिएक्टेंट है और पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। तो अगर मैं इस रिएक्शन का एवरेज रेट लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं बता? एवरेज रेट, आर ए वी यानी एवरेज रेट। तो हमने क्या फॉर्मूला बोला? हमने बोला चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो रिएक्टेंट में भी चेंज होगा, प्रोडक्ट में भी चेंज होगा, यानी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी चेंज होता है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का भी चेंज होता है। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी चेंज होगा, कंसंट्रेशन किसका होगा? प्रोडक्ट का भी चेंज होगा। ओके, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखें तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? डेल्टा यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। तो ये सिंबल किसका बन गया? ये सिंबल बन गया चेंज इन कंसंट्रेशन, आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। लेकिन जो ये रिएक्टेंट है इसका जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला? मैंने कहा रेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये जो डेल्टा आर है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो अगर डेल्टा आर यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव आएगा तो हमको तो इसको पॉजिटिव बनाना है। तो अब हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसके आगे एक और माइनस लगा देंगे। तो देखो डेल्टा आर दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है? नेगेटिव है। एक नेगेटिव हमने और लगा दिया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी आप रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखो, तो आपको हमेशा आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ओके, अगर अब हम रेट को प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे, हम दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ? डेल्टा पी। डेल्टा इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना, इसका मीनिंग है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, तो डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। ये किसका एक्सप्रेशन हो गया? एवरेज रेट का। ओके, एवरेज रेट समझ में आ गया आपको? एवरेज रेट क्या है? एवरेज रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट चेंज। अब इस एवरेज रेट को और ज्यादा अच्छे से फील करने के लिए हम इसमें चलो इसको ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। हमने फर्स्ट डेफिनेशन देखा, एवरेज रेट यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। फिर हमने इसको एक्सप्रेशन से देखा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखा। तो हमने एक रिएक्शन कंसिडर की, आर दिस गिव्स पी। आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। तो अगर हम रिएक्शन का रेट लिखना चाहें, इस रिएक्शन का रेट एवरेज रेट लिखना चाहें, तो इसको हमने रिएक्टेंट के टर्म्स में भी लिखा, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिखा। रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन लगा है। क्यों माइनस साइन है? क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये वैल्यू नेगेटिव 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 पॉजिटिव एंड द रेट बिकम पॉजिटिव। ओके, अब ग्राफिकली देखो, तो मैंने दो ग्राफ बनाए। अभी आप इस ग्राफ पे कंसंट्रेट करो, फिर हम इस ग्राफ पे आएंगे।
अब ये जो ग्राफ है ये किस किस के बीच में ग्राफ है? ये जो y एक्सिस है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो x एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी हैव प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉटेड है? रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में। तो अगर आप देखोगे तो ग्राफ ये दरअसल ऐसा कर्व है, एंड दिस कर्व यानी दिस टाइप ऑफ, ठीक है, कर्व इज कॉल्ड, ये हाइपरबोलिक कर्व है। कैसा कर्व है? हाइपरबोलिक कर्व है। ओके, तो ये जो हाइपरबोलिक कर्व है, ये जो बन रहा है, ये स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है जब यहां पर टाइम 0 होगा तो ये मैक्सिमम है, और टाइम के साथ ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल सा रिएक्शन का पार्ट है। रिएक्टेंट जब टाइम 0 होता है, इनिशियल होता है, तो इनिशियल कंडीशन में रिएक्टेंट हमेशा मैक्सिमम होता है। लेकिन आफ्टर स्पैन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा होगा? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट का अमाउंट क्या करेगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, और ये ग्राफ उसी चीज को, ये कर्व उसी चीज को डिनोट कर रहा है। ओके, नाउ मूव टू एवरेज रेट। तो एवरेज रेट को हम ग्राफिकली दिखाते हैं। सपोज करो हम लोगों ने एक टाइम ले लिया T1, ये T1 टाइम है। अब इस T1 टाइम पर, ये रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, इस T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सपोज करो R1 है। सो व्हाट इज R1? R1 इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है किस टाइम पे? T1 टाइम पर। आफ्टर कुछ अनदर टाइम T2, एक हमने दूसरा टाइम ले लिया T2, ये इससे बड़ा है। तो T2 टाइम पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो आपको दिख रहा है चेंज यानी डिक्रीज होके क्या हो जाएगा? R2। सो व्हाट इज R1? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2। व्हाट इज R2? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2। तो अगर हम इस टाइम इंटरवल को देखें, और इस टाइम इंटरवल को सपोज करो हमने क्या बोल दिया? डेल्टा टी। ये डेल्टा टी यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? T2 माइनस T1। अब ये जो चेंज है, ये जो चेंज है, इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? ये चेंज होगा आप लोगों का R2 माइनस, ठीक है, क्या होगा? R1, यानी चेंज डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो अभी हम लोगों ने एवरेज रेट का फॉर्मूला रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या कहा था? अगर मैं यहां पर ग्राफिकली दिखाऊं आपको, तो एवरेज रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी, ये कहा था। अगर इसको इसके टर्म्स में दिखाएं तो बताओ क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? R2 का कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कौन है? R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आप देखो, आपको नजर आ रहा होगा कि R2 स्मॉल है, R1 बड़ा है। तो R2 में से अगर R1 को आप माइनस करोगे, देखो इसमें से इस लार्ज वैल्यू को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन हमने ऑलरेडी इसमें नेगेटिव लगा रखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। ओके, डन। अब थोड़ा सा हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम इसको प्रोडक्ट के टर्म्स में देखते हैं। किसके टर्म्स में देखते हैं? प्रोडक्ट। तो सिमिलरली प्रोडक्ट में भी ऐसे बनाते हैं। सपोज करो ये टाइम हमारा T1 है, तो T1 टाइम पर ये देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम के बीच में। तो टाइम इंक्रीज होगा तो जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होगा। ओके, T1 टाइम पर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो P1 है सपोज करो, एंड आफ्टर सम टाइम सपोज करो कि T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन कितना हो गया? P2। तो आपको साफ दिख रहा होगा P2 ग्रेटर देन P1। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। वेरी गुड। तो अगर हम इस चेंज को डेल्टा टी कह दें, वही टाइम का चेंज T2 माइनस T1, और ये है किसका? बता, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का चेंज। तो दैट वी कॉल, इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा पी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अगर हम यहां पर एवरेज रेट के लिए एक्सप्रेशन लिखें, एवरेज रेट के लिए प्रोडक्ट के टर्म्स में, तो क्या कहा था? चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी डेल्टा पी, ये जो दिख रहा है आपको डेल्टा पी अपॉन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी ये जो डेल्टा पी होगा ये होगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट इज T2 माइनस T1। देखो ये है एवरेज रेट का
फॉर्मूला। ओके, तो हमने एवरेज रेट को आपको 3 तरीके से दिखा दिया। हमने एवरेज रेट की डेफिनेशन बोली। सो व्हाट इज एवरेज रेट? एवरेज रेट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट चेंज। ओके, मैथमेटिकली क्या होगा? मैथमेटिकली होगा डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। लेकिन याद रखना ये जो रिएक्टेंट के टर्म्स में है तो इसमें नेगेटिव आता है, और अगर हम प्रोडक्ट के चेंज में टर्म्स में बोलेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ग्राफिकली एक ग्राफ हमने प्रोडक्ट के टर्म्स में बना दिया है, और एक हमने किस में? रिएक्टेंट के टर्म्स में बना दिया है। ओके, अब थोड़ा सा मूव करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बात करते हैं। देखो ये एवरेज रेट है। अब ध्यान सुनना, ये जो एवरेज रेट होता है इसकी हेल्प से कभी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। एवरेज जो रेट होता है इट इज नॉट अ ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट से कभी भी हम रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करते मैं आपको बताता हूं। सपोज करो ये जो टाइम हमने ले रखा है, जस्ट इमेजिन करो ये टाइम है 2 सेकेंड, ये टाइम है 2 सेकेंड, और सपोज करो ये जो अनदर टाइम t2 है, सपोज करते हैं ये जो अनदर टाइम t2 है ये है आपका 20 सेकेंड। तो देखो ये टाइम 2 सेकेंड, ये टाइम 20 सेकेंड, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो कितने होंगे बता? 18 सेकेंड्स होंगे। कितने सेकेंड होंगे? 18। देखो बहुत सारे सेकेंड्स है, 18 सेकेंड्स है। ओके, अब जब टाइम 2 था तो सपोज करो जो ये कंसंट्रेशन है, यानी ये जो कौन सी वैल्यू है बता? R1 की वैल्यू है। इसको कुछ भी सपोज कर लेते हैं हम, मान लो 0.08 मोल पर लीटर, 0.08 मोल पर लीटर। अब जब टाइम 20 सेकेंड हुआ, 20 सेकेंड यानी आफ्टर 18 सेकेंड, तो सपोज करो ये जो कंसंट्रेशन है ये 0.01 मोल पर लीटर हो गया। इमेजिन कर रहे हैं 0.01 मोल पर लीटर हो गया। ओके, अब आप मुझे बताओ कि जब आप 2 सेकंड से आप 3 सेकंड में जाएंगे, 4 सेकंड में जाएंगे, 5 सेकंड में जाएंगे, तो हर सेकंड में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा ना, देखो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं रफ आपको, ये 3 सेकंड, ये देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट फर्दर सेकंड, यानी कि हर सेकंड में 2 सेकंड से 20 सेकंड जाने में हर सेकंड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। अब यार अगर कंसंट्रेशन लगातार चेंज होता रहेगा तो रेट भी तो लगातार क्या होगा बता? चेंज होता रहेगा। तो क्या हम एक एग्जैक्ट या ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने तो एक चीज सपोज कर लिया है कि 2 सेकंड और 20 सेकंड के बीच में जो रिएक्शन का रेट है वो क्या बता? कांस्टेंट है। लेकिन ग्राफिकली नजर आ रहा है आपको, साफ नजर आ रहा है कि 2 सेकंड से 20 सेकंड जाने में हर सेकंड में रेट क्या होगा? चेंज होता रहेगा। अगर रेट चेंज होता रहेगा तो हम किस रेट की बात कर रहे हैं? हम एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर टाइम के रेट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं मेन चीज। तो इसका मींस एवरेज रेट तो बता रहा है, लेकिन वो एक टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। तो अगर हम पर्टिकुलर एक टाइम के लिए रेट बताएं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बताएं रेट, तो उस रेट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। यानी इंस्टेंटेनियस रेट ही होता है जो ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन होता है। यानी अगर आपको कभी किसी रिएक्शन का रेट को एक्सप्रेस करना है तो उसको आप हमेशा इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में बताओगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन वो क्या है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अब ये कैसे पॉसिबल होगा आपको मैं दिखाता हूं, ग्राफिकली दिखाता हूं आपको, फिर फॉर्मूले के टर्म्स में आएंगे। आप ग्राफिकली देखो, अभी ये टाइम कितना है? ये 2 सेकंड है। ओके, ये कितना टाइम है? 20 सेकंड है। दोनों के बीच में कितना टाइम इंटरवल है? दोनों के बीच में 18 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो अब आप एक काम करो, अब ये जो 2 सेकंड है ना, इसके टाइम को आप धीरे धीरे इंक्रीज करो, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड करके, ठीक है? ओके, और ये ठीक है 20 सेकंड है, इसके टाइम को आप धीरे धीरे करके डिक्रीज करो। यानी मैं 2 सेकंड और 20 सेकंड के बीच में ये जो 18 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है ना, इसको मैं धीरे धीरे स्मॉल कर रहा हूं। तो अगर मैं 20 से धीरे धीरे नीचे आऊंगा और 2 सेकंड से मैं धीरे धीरे आगे आऊंगा, तो इनका टाइम धीरे धीरे क्या होगा बता? कम होता जाएगा। इमेजिन करो, हमने 2 सेकंड को इंक्रीज करके 10 सेकंड ले आए, और इस टाइम को हम डिक्रीज करके सपोज करो 15 सेकंड ले आए। तो अब बताओ T1 और T2 के बीच में अब जो टाइम का गैप है, कितना गैप है? पहले था 2 सेकंड, 20 सेकंड, गैप पहले कितना था? 18 सेकंड का था।
लेकिन हमने इसका टाइम इंक्रीज किया, इसका टाइम डिक्रीज किया, इसका टाइम इंक्रीज करके 10 सेकेंड, इसका टाइम डिक्रीज करके 15 सेकेंड, तो अब गैप कितना हो गया? जस्ट 5 सेकेंड का गैप हो गया। तो ऐसे ही करते करते अगर हम टाइम के गैप को कम करें तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाएंगे और वो रेट कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस रेट के लिए जो डेल्टा टी है, ये जो टाइम का गैप है, ये टाइम का गैप है, इस गैप को धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। सो व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दो चीज के बीच का टाइम का गैप कम हो जाएगा तो जो एवरेज रेट है वो बिकम इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट बिकम इंस्टेंटेनियस रेट। तो अगर एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा तो अब हम उसको थोड़ा सा सिंबॉलिकली भी डिफरेंट से दिखाएंगे। देखो, एवरेज रेट के लिए हमने डेल्टा साइन का यूज किया है, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए अब हम डी स्मॉल डी का यूज करेंगे, जो एक बहुत ही छोटा चेंज दिखाता है। तो अब देखिए, सिंबल वही है, फॉर्मूले वही हैं, जस्ट ये चेंज हो गया, डेल्टा की जगह डी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव, ये रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है, लेकिन किसके टर्म्स में है? रिएक्टेंट के टर्म्स में है। देखो, वहां भी माइनस था, ये प्रोडक्ट के टर्म्स में बोले तो ये हो जाएगा प्लस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया था? प्रोडक्ट। यानी अभी तक आपने जितना भी एवरेज रेट में काम किया है, आप सेम काम इंस्टेंटेनियस में भी करोगे। सिंबल आप थोड़ा चेंज करोगे, डेल्टा की जगह डी लगा दोगे, लेकिन सेंस चेंज हो जाएगा। एवरेज यानी रिएक्शन का रेट एक टाइम के इंटरवल में, इंस्टेंटेनियस यानी रिएक्शन का रेट लेकिन एक टाइम के इंटरवल में नहीं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। अब ग्राफिकली कैसे निकालते हैं? जैसे अभी मैंने ग्राफिकली आप लोगों को एवरेज रेट निकालना सिखाया था, रिएक्टेंट के लिए भी, प्रोडक्ट के लिए भी। अब इंस्टेंटेनियस के लिए बहुत सिंपल होता है। इंस्टेंटेनियस यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। सपोज करो वो जो टाइम है, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, वो टाइम सपोज करो ये टाइम है टी। इस टाइम पे हमको क्या निकालना है? किसी रिएक्शन का रेट। अब देखो, ये टाइम का इंटरवल नहीं है, ये केवल एक टाइम है। तो आप क्या करोगे? इसको कर्व से ज्वाइन कर दोगे। ये टी टाइम को आपने इस कर्व से ज्वाइन कर दिया और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे। ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो बिल्कुल टेंजेंट इससे टच होता जाएगा। ये टेंजेंट ड्रॉ किया आपने सब, ओके। अब ये जो आपका टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का अब आप स्लोप निकालोगे। अब इस टेंजेंट का क्या निकालोगे? स्लोप। और स्लोप आपको पता ही है, स्लोप आपको पता है tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। तो हमने एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। आप इसको स्मॉल भी बना सकते हो, लार्ज भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो y एक्सिस की जो डिस्टेंस है, दिस रिप्रेजेंट dr, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें जो x एक्सिस का है, दिस रिप्रेजेंट dt एंड दिस dr, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt। ये जो dr अपॉन dt है, इसका जो आपका रेशियो होगा, यानी ये नेगेटिव होगा, ये दिखाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। क्या दिखाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो dr अपॉन dt, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है। तो सिंपल सा है। देखो, ऐसे निकालते हैं ग्राफिकली। किसकी वैल्यू निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट की। यहां पर भी अब क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, अगर आपको यहां पर नहीं आया है। सपोज करो हम इस टाइम पे, इस टी टाइम पर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू। ओके, तो क्या करेंगे? इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट आपकी मर्जी, आप कितना भी बड़ा करो, ये इतना बड़ा करो, यहां करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया, अब इस टेंजेंट पे आप एक छोटा सा, ठीक है, क्या करेंगे बताओ? हम इसमें एक छोटा सा राइट एंगल बना लेंगे। एक राइट एंगल बना लेंगे, तो उस राइट एंगल में जो आप लोगों का, ठीक है, कौन होगा? ये सपोज करो हमने ये राइट एंगल ऐसा बना लिया। ओके, तो ये दिस इज dt एंड दिस इज, ठीक है, सॉरी dt बोल रहा हूं, ये चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन ये चेंज इन, ठीक है, क्या हो गया? टाइम। तो ये dp अपॉन जो dt है, ये कहलाएगा हम लोगों का इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस। तो देखो, बहुत सिंपल होता है। क्या चीज होता है बताओ? इंस्टेंटेनियस रेट। अभी भी देखो इंस्टेंटेनियस रेट आया, इस टाइम पे आया।
अब सपोज करो आपके पास ये टाइम नहीं, आपको इस टाइम पे निकालना है, तो इसको यहां ज्वाइन कर दो और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो और उसमें फिर एक आपका ट्राइंगल ले लो और ट्राइंगल में tan थीटा यानी y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो इट बिकम इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस है इनको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा डाउट होता है। ओके, तो एक आप सिंपल सा न्यूमेरिकल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग लेते हैं न्यूमेरिकल से एक। तो सपोज करो ये 2a प्लस 3b दिस गिव 4c प्लस 5d। ओके, हमने जानबूझ के एक रिएक्शन ली है, इसमें हमने कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी लार्ज ले ली। ओके, अब क्या है पिक्चर, अब हम इस रिएक्शन का सबसे पहले रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो R इक्वल टू रिएक्टेंट है तो आगे क्या आएगा, माइनस आएगा, कोफिशिएंट मैंने बता रखा है आपको, अपॉन करके आता है 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन। चलो इसको आप लोग इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा, d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू माइनस 1/3 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल्स टू प्लस, प्रोडक्ट में प्लस आता है 1/4 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C इक्वल्स टू प्लस 1/5 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ D। देखो ये हमने एक पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो ये ईच वैल्यू जो है, ईच वैल्यू ये जो ईच वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, इस डी की जगह आप डेल्टा लगा दो तो एवरेज रेट हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। ओके, अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं आप ध्यान से देखना, ये सब रेट के इक्वल है, किसके इक्वल है, रेट के इक्वल। अब आपको न्यूमेरिकल में वो बोलेगा कि रेट ऑफ, सपोज करो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो C है उसकी वैल्यू सपोज करो 2.5 इंटू 10 की पावर, चलो इसको ऐसा करते हैं कैलकुलेशन आसान, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। आप गौर से देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C आपको दे रखा है और अभी मैं फर्स्ट चीज आपसे निकालता हूं, मैंने कहा रेट निकालो, क्या निकालो बता, रेट निकालो। ओके, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दे रखा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C जो है वो जस्ट क्या होगा, ये होगा, अगर मैं नीचे एक्सप्रेशन लिखूं तो ये होगा d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C। ये कोई बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, वो ये 4 को भी रेट ऑफ अपीयरेंस या किसी केस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में लेते हैं, कोफिशिएंट नहीं आता है कभी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस में, तो केवल कितना होगा, d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C। ये टर्म डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो कितनी वैल्यू दे रखी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 यूनिट फिर है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, ये दे रखा है। अब रेट निकालना है, तो रेट तो इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, यानी रिएक्शन के रेट को हम A के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम B के, C के और D के, लेकिन गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है C, तो हम इस रेट को इस C के इक्वल कर देंगे, क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट या रेट इक्वल्स टू 1/4 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी है, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C है, रेट निकालना है, तो हम 1/4 को इस वैल्यू से अगर हम क्या करेंगे बताओ, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C है, तो 4 4 जा 16, तो 0.4 इंटू 10 की पावर -3, देखो रेट निकल गया। अब अगर एक बार आप याद रहिए, अगर आपने एक बार रेट निकाल दिया ना तो उसके बाद आप हर वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज करो रेट आपका निकल गया, बहुत इजी से। अब आपको बोला कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C निकालो, सॉरी B निकालो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B क्या होगा, d/dt ऑफ B, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। तो इस वैल्यू को आप R के इक्वल कर दो, लेकिन ये तो 1/3 है ना, तो 1/3 है तो ये निकालना हमारे को, तो फॉर्मूला क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल्स टू 1/3 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। तो अगर यहां से हम -d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B देखें, ये जस्ट माइनस के साथ, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स इंस्टेंटेनियस रेट
तो 3 इंस्टेंटेनियस रेट की जो वैल्यू आपके पास है, कहाँ इंस्टेंटेनियस, ये वैल्यू है 0.4 इंटू 10 की पावर -3, तो 4 3 जा 12 10 की पावर -3 बस। तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस से रिलेटेड आता है तो आप हमेशा इजी काम करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप हमेशा रेट निकाल लेना। एक बार रेट, एक बार अगर आपने रेट निकाला तो फिर कुछ भी निकल सकता है। सपोज करो आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी निकालना है, ये वैल्यू निकालनी, जस्ट ये वैल्यू निकालनी है। रेट निकल गया ना, तो इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 टाइम्स रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी हो जाएगा। सपोज करो आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, ये ए डिसअपीयरेंस यानी विद साइन, ये वैल्यू निकालनी है। आर आपने निकाल दिया है, तो इस 2 को अगर आर से मल्टीप्लाई करो 2r, तो वो वैल्यू आ जाएगी -d/dt ऑफ ए, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका कोई भी आप न्यूमेरिकल आपका आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये पूरी चीज जो है ये रेट के इक्वल है, लेकिन जब डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस की बात आती है तो उसमें केवल और केवल क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, उसमें कोफिशिएंट नहीं होता है। ओके, मुझे लगता है होपफुली अब आप सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, ऐसे ही आप देखते रहिए, आपको फिर हम धीरे धीरे सब टॉपिक्स को कवर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, बाय।